हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया और मैंने बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने का रीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर आपको पता है तो ये जरूर जानते होंगे कि ये एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन है जहाँ पे 2 चीजें एब्सेंट होंगी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक ऑक्सीजन। जब दोनों चीजें एब्सेंट होंगी तो आप उस टाइप के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दोगे। अब दूसरी चीज कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन 5 स्टेप में होता है। फिलहाल हम बात एनारोबिक रेस्पिरेशन का कर रहे हैं और उसमें से भी जो 2 स्टेप थे उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी चीज, ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो कई स्टेप के बाद, कम से कम 9-10 स्टेप के बाद किसमें चेंज हो गया, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल लास्ट में जाके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला आप याद रखें, C3H4O3 होता है। ओके स्टूडेंट, अगर सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उनके अंदर एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप 100% होना ही है। दैट स्टेप इज कंसिडर्ड एज फर्मेंटेशन। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के सेकेंड स्टेप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। मैंने कहा अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पे बाकी 4 जो स्टेप होने हैं जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं वो नहीं होंगे, डायरेक्ट फर्मेंटेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो होता क्या है कि आपने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल था वो कई स्टेप के बाद, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो गया जिसको हमने डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। फिर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कई बार चेंज होते होते जाके लास्ट में पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। उसके बाद डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी उसी तरीके से ब्रेक हुआ, तो हमें जो एनर्जी मिली थी वो 2 ATP एनर्जी एक्स्ट्रा मिली, मतलब 4 ATP मिली, बट 2 ATP हमने यूटिलाइज किया हुआ था, तो 2 ATP ही मानेंगे कि हमें जो बेनिफिट हुआ वो 2 ATP एनर्जी का बेनिफिट हुआ। और उसके अलावा हमें 2 NADH प्लस H ये हमें मिला। जो NAD है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऐसा कोई एंजाइम होता है जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के टाइम पे जैसे ही हाइड्रोजन आयन वहां से रिलीज होते हैं तुरंत उनको पकड़ के रख लेता है। और ये एक चिप की तरह से होता है जिस जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, आप उस चिप को कैश आउट करेंगे, आपको उसके बदले ढेर सारी एनर्जी मिलेगी NADH2 के बदले। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये वेस्ट होने वाला है। फिलहाल हम किस में पढ़ेंगे इस चीज को, फर्मेंटेशन में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। देखो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो फर्मेंटेशन की है। देखो फर्मेंटेशन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कि आपका जो ईस्ट के अंदर होता है, जनरली देखा जाता है, उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल होगा। दूसरा जो होता है वो होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। एक हो गया आपका जिसमें फाइनल प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल और दूसरा होता है फर्मेंटेशन जिसमें फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। तो पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल में भी चेंज हो सकता है, लैक्टिक एसिड में भी चेंज होता है। ईस्ट के अंदर अगर देखें तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। और अगर हम देखें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, वो क्या करता है कि लास्ट में पायरुविक एसिड को किस में चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। सेम कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या फिर वेट पिकअप कर रहे होते हैं, वेट उठा रहे होते हैं, तो हमारी मसल्स की, स्पेशली मसल्स की जो सेल्स होती है
उनके अंदर उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, इवन कि माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, और उसके बदले में क्या बनने लगता है वहां पे, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, एंड दैट लैक्टिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर फैटिगनेस इन आवर बॉडी। वो थकान के लिए, टायर्डनेस के लिए वो रिस्पांसिबल होता है। ओके, इन सम बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया एंड आवर बॉडी मसल्स दोनों के अंदर देखा जाता है। तो हम दोनों टाइप के बारे में बात करेंगे। चलो पहले बात करते हैं कि किस तरह से एक पायरुविक एसिड आपका एथिल अल्कोहल में चेंज होगा। देखो 2 स्टेप में चेंज होगा। पहले पायरुविक एसिड चेंज होगा एसिटिल्डिहाइड में, एसिटिल्डिहाइड में, फिर एसिटिल्डिहाइड से ये किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल में, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। 2 स्टेप में ये हुआ। फर्स्ट आपका पायरुविक एसिड एसिटिल्डिहाइड में, देन एथेनॉल में। इस चीज को, ये स्टेप याद रखिए, आपकी जो बुक में बना हुआ है ना, उसने बीच में ऐसे 2 एरो करके बनाया हुआ है, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल पायरुविक एसिड से, लेकिन उसने 2 एरो बनाए हुए और बीच में उसने किसी चीज को बताया नहीं है, बट 2 एरो का मतलब वहां पे समझिए एक उसने वो हिडन एक सीक्रेट यहाँ पे है, उस चीज को उसको उसने बताया नहीं है, बट आप उसको समझे कि सबसे पहले पायरुविक एसिड फर्स्ट स्टेप में कहाँ पे चेंज होता है, एसिटिल्डिहाइड में, देन एसिटिल्डिहाइड एथेनॉल में। और ये यहाँ पे 2 एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो काम कर रहे होते हैं। एक एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है कि पायरुविक एसिड से CO2 को निकाल देता है, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया उसने, CO2 को निकाल दिया, CO2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड जो आपका है वहां पे इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है कम होता है, उसके अंदर आके हाइड्रोजन ऐड कर देता है। कौन, आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो NADH+H की फॉर्म में है, ये आएगा, हाइड्रोजन इसको देगा और वापस किस में चेंज हो जाएगा, NAD। मतलब जो चेक आपका वहां पे आपने निकाला हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, आपको 2 NADH2 मिले हुए थे, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गए बिना किसी एनर्जी दिए हुए, मतलब वापस ले लिए गए, और आपको क्या मिला यहाँ पे, एथेनॉल मिला। ओके, तो मतलब पायरुविक एसिड जब आपका एथेनॉल में चेंज होता है तो साथ साथ में वहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी प्रोड्यूस होगा, और आपको एक पायरुविक एसिड से क्या मिला, एथेनॉल। क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना हुआ है, 2 पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज है, उससे जो पायरुविक एसिड बने हुए वो 2 है। तो दूसरी बार जब दूसरा वाला पायरुविक एसिड जाएगा तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी, सेम वही रिएक्शन और वही सारी चीजें। हाँ, यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो है, ये एक दूसरे एंजाइम ने रेगुलेट किया था, एसिटिल्डिहाइड को एथेनॉल में चेंज किया था दूसरे ने, और उसको बोलते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सारे के सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, इस चीज को याद रखें। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम आप याद रखें, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ओके, ये चीज समझ में आ गई। इससे क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल्डिहाइड एंड देन लेटर ऑन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। लेकिन बीच में आपको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। पहली बार एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक एथेनॉल मिला, फिर उसके बाद दूसरी बार जब हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक एथेनॉल मिला। तो 2 बार हुआ ये सारा रिएक्शन, जिससे आपको एथेनॉल प्लस C2H5OH 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअली एथेनॉल होता है। ओके, हम दूसरे टाइप के फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। इन द सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, दिस पायरुविक एसिड विल चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे कोई CO2 नहीं बनेगा। मतलब जब CO2 नहीं बनेगा तो इस एंजाइम का काम खत्म, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का काम खत्म। बनने क्या जा रहा है, यहाँ पे बनने जा रहा है पायरुविक एसिड से पायरुविक
एसिड से डायरेक्ट आपका लैक्टिक एसिड बनने जा रहा है। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, जिस तरह से एसिटिल्डिहाइड से एथेनॉल बना, एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, उसी तरह से पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना, तो इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। उसमें से हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया। अब हुआ क्या कि आपका ये लैक्टिक एसिड है वो जो आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड को एथेनॉल में बदलते टाइम आपका NADH वापस यूटिलाइज कर लिया गया, सेम यहाँ पे वही होता है, इसमें भी, इसके फर्मेंटेशन में भी यही होता है। NADH2 यहाँ पे भी आपका क्या होता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है और चेंज हो जाता है NAD में, वापस चेंज हो जाता है। मतलब आपका NAD का काम खत्म, उसका वो चेक आपको दिया गया और वापस चेक को ले लिया गया, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं। जो भी एनर्जी मिलनी थी आपको ग्लाइकोलिसिस में मिली। फर्मेंटेशन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको कोई भी ATP, कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली जिसको आप यूज कर सके। तो जो भी एनर्जी बैक्टीरिया के अंदर या एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है वो ग्लाइकोलिसिस में मिलती है, ना कि फर्मेंटेशन में। इस चीज को आप नोट कर लें। और जो 2-3 एंजाइम का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखें कि 2 टाइप का होगा यहाँ पे फर्मेंटेशन। एक तो होगा पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन, किसमें, लैक्टिक एसिड में, और सेकंड होगा पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन एथिल अल्कोहल। एक से एथिल अल्कोहल बनेगा, एक से आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको बहुत कम एनर्जी मिली एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दीजिए और वहां पे ऑक्सीजन को पहुंचा दीजिए, सारा काम हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट इसमें क्या होता है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, सिर्फ आपको 7% एनर्जी मिली। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से 7% एनर्जी मिली। रेस्ट एनर्जी जो है 93% के आसपास एनर्जी वो वेस्ट चली गई, या फिर बॉडी वो वेस्ट ही चली गई। ओके। तो जो ईस्ट होते हैं ना, जब ये बना रहे होते हैं, और दूसरी चीज क्या बना रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है क्या बना रहे हैं, वो एसिड को बना रहे हैं, अल्कोहल को बना रहे हैं, जो कि बहुत ही हैजार्डस होता है या फिर खतरनाक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में, हम दौड़ रहे होते हैं, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो गया, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन और स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। उसी तरह से ईस्ट के साथ भी होता है कि अगर अल्कोहल बढ़ता चला गया या फिर एसिड बढ़ता चला गया, 13% के आसपास हो गया, तो ईस्ट की खुद की डेथ हो जाती है। जब वो अल्कोहल को बना रहे होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, अगर 13% से ज्यादा क्या हो गया, वहां पे अल्कोहल हो गया। तो ये तो हो गया फर्मेंटेशन के बारे में। तो आप याद रखें, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ओनली 2 ATP gonna be released and that ATP had been produced in the step of glycolysis, not in fermentation. fermentation में आपको कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी मिला आपको ग्लाइकोलिसिस मिला। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और लेक्चर को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।